हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 अंग्रेज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 4 में डच पढ़ा था। अंग्रेज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डचों के बारे में रिवीजन कर देते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने पार्ट 4 जब पढ़ा था डच, तो उसमें देखा था कि यूरोप से डच किस प्रकार भारत आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं और यहाँ से वो कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं और व्यापार करते हैं। फिर जब डच कमज़ोर धीरे धीरे पड़ते हैं तो किस प्रकार अंग्रेज उन पर हावी होते हैं और उनके प्रतिद्वंदी बनकर उनको पराजित कर कर डचों को वहाँ से भगा देते हैं। हमने पार्ट 4 में डच में ये पढ़ा था। अब हम पार्ट 5 अंग्रेज को आगे लेकर चलते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत आने वाले तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे। भारत आने वाले तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे। इसके पहले तब कौन कौन थे? इसके पहले पहले व्यापारी पुर्तगाली, फिर सेकंड व्यापारी डच और थर्ड व्यापारी अंग्रेज थे। भारत आने वाले व्यापारियों के क्रम में पहले व्यापारी पुर्तगाली, दूसरे व्यापारी डच और तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में अंग्रेज नौसैनिकों का बहुत बड़ा महत्व है। जब कैप्टन ड्रेक ने पूरी दुनिया का भ्रमण करने का दावा किया था, तब उन्होंने 1580 में चलो भारत, ये सोचकर कि पैसा कमाया जाएगा, केप ऑफ गुड होप पार करते हुए अल्मेड़ा नामक जहाज के पास टकराते हैं। अब अल्मेड़ा कौन था? आपको ज्ञात होगा कि हमने जब पुर्तगाली चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अल्मेड़ा का जिक्र किया था। अल्मेड़ा प्रणाली थी जिसमें अल्मेड़ा नामक सैनिक बेड़ा हिंद महासागर में तैनात था, जो पश्चिम से होने वाले व्यापार की निगरानी करता था। पश्चिम से होने वाले व्यापार को ये काटस जारी करता था, फिर जाके भारत दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होता था। मतलब यह हुआ कि अल्मेड़ा का प्रभुत्व हिंद महासागर में था, इंडियन ओशियन में था। लेकिन जब कैप्टन ड्रेक 1580 में केप ऑफ गुड होप पार करते हुए अल्मेड़ा से टकराते हैं, तो उस टाइम अल्मेड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? पुर्तगाली पराजित हो चुके थे, इनके पास उतना पैसा धन संपत्ति नहीं बचा था जिससे वो लड़ पाए, और इस टाइम अंग्रेज नए उभर रहे थे, तो इन्होंने अल्मेड़ा को पराजित किया और अपना नौसैनिक बेड़ा यहाँ पे तैनात किया और अंग्रेज ने हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसी प्रकार फिर 1591 से 1593 में जेम्स लेकास्टर और 1596 में बेंजामिन वुड नामक व्यापारियों ने भी पूर्व से यात्रा करने का प्रयास किया और खूब धन कमाने का सोचा। 1591 से 1593 में जेम्स लेकास्टर और बेंजामिन वुड 1596 में पूर्व से व्यापार करने का प्रयास किया और सोचा क्यों ना हम भी पूर्व से धन कमाएं। जिस प्रकार डचों को देखकर अंग्रेज ने सोचा कि क्यों हम ना धन कमाएं, पुर्तगालियों को सोचकर डच आए थे, उसी प्रकार ये भी सोच रहे हैं जब डच इतना व्यापार वहाँ से धन कमा रहे हैं, हम भी क्यों ना पूर्व की ओर अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ करें, व्यापारिक यात्राएं करें। ये तो थे जलमार्ग से आने वाले। पहले थे ड्रेक, दूसरे थे जेम्स लेकास्टर और बेंजामिन वुड। ये तीनों व्यापारी जलमार्ग से आए। फिर समय बीता, फिर 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ने थल
थल मार्ग से यात्रा करके भारत पहुँचे। ये भारत में 7 वर्ष तक रहते हैं। ये भारत में 7 वर्षों तक रहते हैं और इसी प्रयास में ये भारत में 7 वर्षों तक रहते हैं कि अकबर से ये वित्तीय सहायता पा सकें, अकबर से ये सहायता पा सकें कि हमें यहाँ व्यापार करना है, कंपनी स्थापित करनी है। इसलिए 7 वर्षों तक प्रयास में रहते हैं कि अकबर से ये सहायता पा सकें। इनके दरबार में जाते हैं पर ये असफल रहते हैं, इसमें अकबर इन्हें सहायता नहीं देते हैं। फिर समय बीतता है धीरे धीरे। फिर यूरोप में जब इतनी व्यापारिक गतिविधियां हो रही थीं, मसाला व्यापार से हो रहा था, कंपनियां भी स्थापित नहीं हुई हैं। जब इतनी व्यापारिक गतिविधियां पूरब से हो रही थीं तो यूरोप में, लंदन में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। सोचा, यूरोपवासियों ने सोचा, इंग्लैंड में सोचा गया, क्यों ना हम एक समिति बनाया जाए, क्यों ना एक गुट बनाया जाए, क्यों ना एक छोटा सा कंपनी बनाया जाए जो पूर्व से व्यापार करने में हमारी मदद करे और हम सब मिलकर धन कमाएं। तो इसी के दौड़ में, इसी की होड़ में 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नामक एक कंपनी बनाई गई जो लंदन के सौदागरों द्वारा निर्मित थी। इस कंपनी में टोटल 217 लोग थे जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा जाता था। और इन्हीं 217 लोगों में से 24 सदस्यीय निदेशक मंडल था। 24 सदस्यीय निदेशक मंडल था और इन्हीं 24 सदस्यीय निदेशक मंडल में एक गवर्नर नियुक्त किया गया था जो इन कंपनी का हेड होता था। और पहले गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। जब लंदन के सौदागरों ने 1599 में एक कंपनी गठित की जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जिसमें 217 लोग थे जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा जाता था। फिर उन्हीं 217 लोगों में से 24 सदस्य निदेशक मंडल नियुक्त किए गए जो उस कंपनी का कार्यभार संभालेंगे। और उन्हीं 24 सदस्यों निदेशक मंडल में से एक हेड अर्थात एक गवर्नर नियुक्त किया गया जो उस कंपनी का हेड होगा, उस कंपनी के कार्यभार को नियंत्रण में रखेगा, उस कंपनी में क्या होना है, कैसे होना है, इसकी देखरेख करेगा। कंपनी तो बन गई लेकिन लंदन से परमिशन लेनी थी कि वो जाके पूरब में व्यापार करें। तो इसी की होड़ में जब मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी महारानी एलिजाबेथ के पास जाती है तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर जारी कर दिया जिससे इन्हें पूरब से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। रॉयल चार्टर जारी कर दिया जिससे इन्हें पूरब से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फिर समय बीता धीरे धीरे, लेकिन हाँ, इन्होंने 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दी। महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी को पूरब से व्यापार करने की अनुमति दी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, 1609 महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। समय बीता धीरे धीरे, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। और 1609 में जब जेम्स प्रथम आते हैं, इसी रॉयल चार्टर को ये बढ़ाकर 20 वर्ष कर देते हैं।
20 वर्ष कर देते हैं और यह कह देते हैं कि आप पूर्व से व्यापार करने हेतु स्वतंत्र हैं। उसके लिए आप चाहे व्यापारिक संधियां कीजिए, व्यापारिक संधि कीजिए, फैक्ट्री स्थापित कीजिए और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी आप कर सकते हैं। जब जेम्स प्रथम आते हैं तो उन्होंने 15 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया कि मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी अब 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है और व्यापार करने के क्रम में अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो व्यापारिक संधि भी कर सकती है, फैक्ट्रियां भी भारत में स्थापित कर सकती है और ज़रूरत पड़ी तो युद्ध भी कर सकती है। ये जेम्स प्रथम ने अपने रॉयल चार्टर में यह कहा। अब कंपनी तो बन चुकी थी, लेकिन अब जब कंपनियां जब व्यापार करना शुरू करती हैं तो जब भारत से जो लाभ होता है इसको देखकर जो और देश थे यहाँ पे इंग्लैंड, ये सब भी सोचते हैं हम क्यों ना व्यापार करें, हमें भी व्यापार करना है। जिस प्रकार पुर्तगाली पहले व्यापार करने आए थे, फिर डच उनको देखकर सोचते हैं हम क्यों ना व्यापार करें। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और व्यापार करने लगे। फिर डचों को देखकर अंग्रेज सोचे हम क्यों ना व्यापार करें, इतने लाभ हो रहे हैं। तो डचों ने भी पूर्व की ओर अपना कदम बढ़ाया और डचों को पराजित कर खुद व्यापार करने की ओर चले हैं। तो उसी क्रम में देखते हैं हम इंग्लैंड भी यह सोचता है क्यों ना व्यापार करें। तो वो भी अनुमति पत्र लेने के लिए जेम्स प्रथम के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ अनुमति नहीं मिलती है। फिर समय बीतता है धीरे धीरे 1688 ईस्वी आती है जब इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति होती है। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। जब 1688 ईस्वी आती है तो इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति होती है, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही विलियम तृतीय तथा मैरी की संयुक्त विक पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। जब 1688 में क्रांति होती है, वे संसद की शक्तियां बढ़ जाती हैं, जिससे विलियम तृतीय और मैरी संयुक्त पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं। फिर क्या होता है, जो 1600 में जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कंपनी स्थापित हुई थी, इस सरकार ने उनका विरोध किया और यह परमिशन दे दी 1688 में कि आप इंग्लैंड वासी पूरब से व्यापार करने में स्वतंत्र हैं, आप कंपनियां बनाइए और पूरब से व्यापार करिए। इसी क्रम में 1688 में न्यू कंपनी गठित होती है। 1688 में न्यू कंपनी गठित होती है। फिर और समय बीतता है। 1698 में दो कंपनियां गठित होती हैं। पहली होती है जनरल सोसाइटी और दूसरी होती है इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट। अब समय धीरे धीरे बदलता है। जो पहली कंपनी थी वो थी मर्चेंट। जो पहली कंपनी थी 1599 वाली वो मर्चेंट थी, और जो दूसरी कंपनी थी वो न्यू कंपनी 1688 वाली, और फिर उसके बाद जनरल सोसाइटी 1698, फिर इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट 1698। ये 3 कंपनियां बाद में स्थापित थे। टोटल में आकर 4 कंपनियां हो चुकी थीं।
पूर्व से व्यापार करने के लिए 4 कंपनियां टोटल हो चुकी थीं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो इन तीनों कंपनियों में वित्तीय संकट आने लगा, क्योंकि मर्चेंट ऑफ कंपनी जो थी वो पुरानी कंपनी थी। इसमें लंदन के सौदागरों ने काफ़ी पैसा लगाया था, इन्होंने काफ़ी लाभ अर्जित कर भी लिया था, इसलिए कंपनी काफ़ी मजबूत थी, इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। और ये नई नई कंपनियां थी, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और इनकी प्रतिद्वंदी के रूप में ये स्थापित नहीं हुआ। इसी के क्रम में जब इंग्लिश इंडिया कंपनी पर वित्तीय संकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने विलियम नॉरिस को औरंगजेब के पास वित्तीय सहायता हेतु भेजा। जिस प्रकार जॉन मिल्टन हॉल 1599 में अकबर के पास पहुंचते हैं कि उन्हें वित्तीय सहायता मिले, अर्थात उन्हें मदद मिले कि वो कंपनियां भारत में स्थापित कर सकें। उसी प्रकार जब इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट में वित्तीय संकट उभरता है तो विलियम नॉरिस को औरंगजेब के पास भेजा जाता है कि आप उनसे वित्तीय सहायता लीजिए। लेकिन यहाँ पे विलियम नॉरिस असफल हो जाते हैं। फिर क्या होना था, फिर धीरे धीरे जब वित्तीय संकट बढ़ता है तो सबसे पहले न्यू कंपनी मर्चेंट कंपनी में विलय हो जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, फिर दोनों कंपनियां जनरल सोसाइटी एंड इंग्लिश कंपनी, ये दोनों कंपनियां भी मर्चेंट कंपनी में विलय हो जाती हैं। इसी के साथ जब चारों कंपनियों का विलय हो जाता है तो इनका एक संयुक्त नाम रखा जाता है। वो नाम क्या था? वो नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये चारों कंपनियों के संयुक्त नाम होते हैं। जब ये 3 कंपनियां मर्चेंट ऑफ कंपनी में विलय कर लेती है तो इनके ये नाम होते हैं। लेकिन इसी कंपनी को हम आम तौर पर बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आम भाषा में हम इसको कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोगों ने यही देखा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत आने का प्रयास करते हैं, क्या गतिविधियां रहती हैं उनकी, कैसे शुरुआत वो करते हैं कि भारत में वो आ सके। जैसे पुर्तगाली, डच और अंग्रेज आएंगे भारत में, उसी प्रकार सबसे अंग्रेज में जब कप्तान अंग्रेज के कप्तान जब ड्रैक, जेम्स लेकास्टर और बेंजामिन मेन्यूड व्यापारी के तौर पर जब भारत की ओर अग्रसर होते हैं तो फिर लंदन के सौदागरों ने एक कंपनी गठित करते हैं कि क्यों ना हम लाभ कमाएं। उसी की होड़ में और कंपनियां गठित होती हैं। जब पार्टियां बदलती हैं तो और कंपनियां गठित होती हैं, न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट। जब इन तीनों कंपनियों पर वित्तीय संकट उभरता है तो ये कंपनियां मर्चेंट ऑफ एडवेंचर में विलय हो जाती हैं। फिर विलय होने के बाद इसी कंपनी को हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये थी आज हमारी कहानी कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अब आगे के चैप्टर में हम यह देखेंगे कि अंग्रेज की व्यापारिक गतिविधियां क्या थीं। अब अंग्रेज पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, उनकी व्यापारिक गतिविधियां क्या थीं, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था किस प्रकार अंग्रेज आते हैं। चलिए तब तक जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। जय हिंद।